हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम जेएसएससी सीजीएल 2021 को फोकस करके मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और उस क्रम में जो 2016 में जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कर रहे हैं। ये पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, आज उसका पार्ट 2 लेके आए हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना एक पल गवाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जो एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है और एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस भाग पर ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने में कितनी लागत आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सिंपल सा इसको देखिए, फिगर पहले कंसेप्ट को समझिए आप। ठीक है, उसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये सर्किल है मान लीजिए, है ना। तो आपको पता है कि वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, अर्धव्यास मतलब ये टोटल होता है, ये व्यास मतलब ये टोटल हुआ, अर्धव्यास मतलब रेडियस। ठीक है, ये डायमीटर होता है, ये सेंटर है सर्किल का मान लीजिए। तो ये जो ए बी अगर पॉइंट है, तो ए बी जो है आपका, उसको डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं, है ना, व्यास बोलते हैं। ठीक, व्यास है हमारा ए बी, लेकिन यहाँ पे अर्धव्यास की बात हो रही है, मतलब अर्धव्यास दिया हुआ, मतलब रेडियस दिया हुआ है। ये रेडियस दिया हुआ है इस सर्किल का, वो है हमारा 80 मीटर, है ना, 80 मीटर। ये अर्धव्यास मतलब ये जो है ये दिया हुआ है ओ बी या ओ, यानी सेंटर से किसी भी जो सर्कमफ्रेंस है उससे किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं वो रेडियस होता है, तो उसका लेंथ हमें गिवन है 80 मीटर। और एक जो है एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 का कोण बनाती है। मान लीजिए कि ये है, ऐसे लीजिए ये सेक्टर चाप बनता है ऐसे, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये कोण जो है 126 है, 126 है ना। तो इस एरिया में टाइल्स लगवाने का खर्च कितना पड़ेगा इस एरिया में, ये हमें पूछ रहा है। तो जबकि एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹5 है। ठीक है, अब देखिए तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, सिंपल है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका जो त्रिज्यखंड बोलते हैं, या इसको जो चाप जो त्रिज्यखंड बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं, इसका मान लीजिए ओ पी क्यू, ये सेक्टर है हमारा ओ पी क्यू। तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका जो एरिया होता है वो बेसिकली होता है क्या कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया होगा। क्यों थीटा यहाँ पे क्या, ये जो एंगल होता है ना, इसी को थीटा डिनोट करते हैं, है ना। ये बेसिकली आया कहाँ से, आप इसको समझ लीजिए कि जब एंगल ये पता है आपको कि सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है 360, ये सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब टोटल 360 एंगल होता है उस केस में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल। जब एंगल एक होगा उस केस में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, जब एंगल थीटा होगा यानी कुछ भी एंगल होगा उसका मतलब हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसी को हम लोग लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आया है एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का एरिया, है ना। तो ये आप याद कर लीजिए, ऐसे ये कंसेप्ट है। ये कहाँ से आया मैंने इसको बताया आपको, साथ में ये इसको आप याद कर लीजिए। जब भी किसी त्रिज्यखंड की बात हो उसका एरिया आपको फाइंड करना हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा एंगल का वैल्यू होगा, है ना। तो अब देखिए यही आप एरिया फाइंड करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 126। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 360, क्लियर है। ठीक है, इंटू पाई मतलब 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 80 है, ये अर्धव्यास ही, जो अर्धव्यास होता है वही रेडियस होता है, तो 80 गुने 80। ठीक है, अब देखिए आप ये एरिया हो गया, इसी को अब टाइल्स लगवाना है तो इसी एक वर्ग में ये स्क्वायर मीटर में आएगा एरिया, तो इसी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर है। एरिया तो यहाँ तक एरिया हुआ, है ना। तो एरिया जो निकलेगा तो उतना स्क्वायर मीटर होगा, इसका एरिया स्क्वायर मीटर में आएगा क्योंकि रेडियस मीटर में है। ठीक है, तो जब तो एक वर्ग मीटर का कॉस्ट है ₹5, तो टोटल कॉस्ट टाइल्स लगवाने का क्या होगा, जितना एरिया होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा,
एरिया हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7 हो गया, ये 5 7 8 जा 56, 8 2 जा 18 2 जा मतलब 18 दूना 36 हो गया, ये 20 हो गया। फिर देखिए आप 20 × 4 हो गया आपका 80। अब नीचे कुछ बच नहीं रहा, तो ये हो गया हमारा, देखिए 22 इंटू ये 80 हो गया, इंटू हो गया हमारा 520, 5 × 4 20 हो गया। तो ये हो गया हमारा 80 8 × 2 16 20 1600 इंटू 22, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 16, तो 22 × 16 हो जाएगा, 22 × 16 6 2 जा 6 2 जा 12 12 हो गया आपका, 6 2 जा 12 1 13 22, ये हो गया 2 5 मतलब 00 आ जाएगा ये वाला, मतलब 35,200 टोटल जो है 35,200 टोटल रुपीज़ में कॉस्ट आ जाएगा टाइल्स लगवाने का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी से पहले एरिया फाइंड कर लिया हमने त्रिज्यखंड का, जब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कॉस्ट हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये चौथा वाला आंसर है उसका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपनी सेल्समैन के लिए कमीशन बढ़ाकर क्या करता है, 4% पहले कमीशन था उसको बढ़ाकर 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति के आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेल्समैन की मात्रा का स्तर कितना कम हो जाएगा, मतलब कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। आपको जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो कमीशन है, जो सेल्समैन होता है कुछ सामान सेल करता है ना, उस पर उसको कुछ कमीशन मिलता है, ठीक। तो उससे क्या होता है, उसकी टोटल सैलरी बनती है। तो क्या एक कंपनी ने क्या किया, कमीशन को बढ़ाकर 4% से 5% कट कर दिया सेल्समैन के लिए, लेकिन उसका जो टोटल इनकम था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जितना इनकम उसका पहले था, जब कमीशन 4% था उस समय जो उसका इनकम था 5% होने के बावजूद उसका इनकम बराबर रहा, मतलब न घटा न बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सेल्स में कुछ कमी आ गई होगी। सेल्स कमीशन में तो वृद्धि हो गई, लेकिन उसकी सेल्स में कुछ कमी आ गई होगी, तो वही सेल्स में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए, मान लीजिए पहले कमीशन था 4, अब हो गया 5, ठीक है। और चूंकि फर्क नहीं पड़ा उसके इनकम में, तो वो जो हो जाएगा आपका जो सेल्स था इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले 5 अब 4, बस यही हो जाएगा, पहले 5 अब 4। कब समझिए, पहले सेल्स था 4, उसको सेल्स कमीशन मिलता था 4%, अब मिलेगा कमीशन 5%। लेकिन इस कंडीशन यहाँ दे दिया हुआ है कि सेल्स में जो कमीशन बढ़ने के बावजूद उसके इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो ही इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसका जो सेल्स होगा उसमें कमी आई, बस इसका उल्टा कर देना है आपको, उसके सेल्स में गिरावट, है ना। तो सेल्स में पहले, अब सेल्स पहले 5 था, अब सेल्स हो गया 4, ठीक है। अब प्रतिशत कमी कितनी हो गई, तो अब देखिए पहले 5 था, अब हो गया 4, घटा 1, पहले था 5 × 100% में कमी, मतलब इसका डिफरेंस 4 5 में से 1 गया, ये घट गया ना, 1 घट गया। इसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में निकालना है कि अब कितना घट गया, तो नीचे 5, ये हो जाएगा 20, बस 20% जो है इसके सेल्स में कमी आ गई, 20% के सेल्स में कमी आ गई। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका 20%, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को और आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। एक और तरीका है जो कि आपको बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, अगर कमीशन पहले 4 रुपया था, कमीशन पहले 4 रुपया था, तो अब कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 5%, पहले था 4%, अब हो गया 5%, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, नीचे 4 × 100, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 25% कमीशन की वृद्धि हुई। कमीशन जो पहले था 4 और बढ़ के हो गया 5, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 25%। यहाँ तो 4% से 5 तो हुआ, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में
परसेंटेज वृद्धि हो गई 25%, ठीक है। तो इस जब वृद्धि हो 25% और कमी और उसका इनकम सेम रहे तो उसका सेल्स में जो कमी हो जाएगी प्रतिशत में, अब देखिए आप 25/125 गुने 100, ये 25 चौका 4 इसको एक फार्मूला याद रखिए, ये होता है बेसिकली R/100 ± R × 100। मतलब इसको आप अब ये ऐसे समझिए कि अगर प्रतिशत में कोई चीज़ वृद्धि हो रहा हो या कमी हो रहा हो, ठीक है, प्रतिशत में कोई चीज़ वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा हो और उस पर उसके प्राइस में या उसके इनकम में या कुछ फर्क न पड़े तो डेफिनेटली अगर वृद्धि हो रहा हो तो एक चीज़ वृद्धि होगा, दूसरा चीज़ कमी होगा। तो अगर पहले वाला वृद्धि हो रहा हो तो हमें ये प्लस अप्लाई करना है नीचे, मतलब R जो वृद्धि हो रहा है वो नीचे 100 + R × 100 करना है। अगर पहले वाला कमी हो रहा हो, जैसे यहाँ पे होता कि कमीशन 5% से 4% कम हो गया है ना, तो उस केस में कमी हो गई 25% की, थी R25/100 - R × 100 करते। लेकिन यहाँ पे चूंकि पहले वाला वृद्धि हो रहा है तो वैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं। इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, उसको मैं थोड़ा सा भी हिंट कर देता हूँ तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए चीनी या कोई कमोडिटी है, चीनी ही मान लेते हैं, चीनी है, ठीक है, चीनी के प्राइस में अगर मान लीजिए 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई चीनी के प्राइस में, ठीक है। अब एक हाउस होल्ड यानी एक परिवार मान लीजिए अब चाहता है कि जितना रुपया चीनी पे हम पहले खर्च करते थे उतना रुपया चीनी पे हम अभी भी खर्च करेंगे प्राइस वृद्धि के बावजूद। तो उसको क्या करना होगा, उसको चीनी के खपत में कुछ कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट बढ़ गया है और फैमिली ये चाह रही है कि हम जितना खर्च चीनी पे या किसी भी कमोडिटी पे पहले करते थे उतना ही खर्च मेरा अभी हो। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चीनी के खर्च में यानी खपत में यानी कंजम्पशन में कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो वही हो गया आपका R। अब देखिए इसका हो जाएगा वही जो है आपका R/100 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, ये वृद्धि हो गई, पहले वाला के अकॉर्डिंग ही लेना है, पहले वाला वृद्धि, तो यहाँ पे 25 × यहाँ पे 100, तो यहाँ पे R मतलब 25 है ना, यही R जो है 25 है, ये भी हो जाएगा हमारा 25/125 गुने 100, मतलब ये हो गया 25×5 5 चौका 5 20 मतलब 20%। मतलब अगर चीनी के प्राइस में रेट में मान लीजिए अगर 25% की वृद्धि हो गई तो कंजम्पशन में चीनी के खपत में अगर हम 20% की कमी कर देंगे तो क्या होगा, हमें खर्च पे एक्सपेंडिचर पे यानी कुल खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन यहाँ इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सीधा आएगा परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो, इसलिए मैंने उसको आपको पहले तो बता दिया, एक परसेंटेज वाले तरीका से बताया कि यहाँ पे देखिए 4 से 5 हो गया, मतलब 25% की वृद्धि हो गई। एक है तो एक जो है 4 का 25% है, तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई ना यहाँ पे, तो उस रेशियो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। ये चीज़ बहुत यूज होगा, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ मान लीजिए अगर देखिए चीनी के रेट में अगर मान लीजिए यही 25% की कमी हो गई, ठीक है, कमी हो गई, तो परिवार ये चाह रहा है कि जितना खर्च मेरा चीनी पे पहले होता था उतना ही खर्च हम अभी करें। उसके लिए क्या होगा, उसको खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, चीनी जो खर्च होता है उसमें कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वो वृद्धि क्या होगी, वो वृद्धि यहाँ पे कमी हुई है तो हो जाएगा, कितनी कमी हुई है 25% की, तो 25/100 - 25 कमी हुई है तो बस माइनस कर देना है, यहाँ पे वृद्धि हुई तो प्लस, कमी हुई तो माइनस। इसलिए मैंने फॉर्मूला में लिखा था, आपको याद होगा R/100 ± R × 100, मतलब अगर वृद्धि हुई तो प्लस लेना है, कमी हुई तो माइनस लेना है। यहाँ पे कमी हुई रेट में तो हमें कंजम्पशन में खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी इन परसेंटेज, तो × 100 हो गया, तो ये हो गया हमारा 25/100
75 गुने 100, ये हो जाएगा हमारा 1/3 गुने 100, मतलब हो गया 100/3%, मतलब हो गया ये 33/1/3%। क्लियर है? इस तरह का सम अभी हमने बता दिया, आगे जब आकर सॉल्व करेंगे तो इसके कंसेप्ट को हमने आपको अभी बता दिया। ठीक है, यही नहीं, ये तो कमी वृद्धि हो गया, ये तो कमी वृद्धि हो गई। एक और समझिए, आप यहीं पे समझ लीजिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी सम को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मान लीजिए आप देखिए ए जो है, ए की सैलरी मान लीजिए, ए की सैलरी है ना, ए की सैलरी जो है बी से मान लीजिए 20% अधिक है, 20% अधिक है ना, अधिक है। ए की सैलरी बी से, ए की सैलरी बी से 20% अधिक है। हमें ये पूछे तो फिर बी की सैलरी जो है, बी की जो सैलरी है मान लीजिए सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम उसी कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ए की सैलरी बी से 20% अधिक है ना, 20% अधिक है, तो बी की सैलरी, यहाँ पे ए की सैलरी बी से 20% अधिक है, तो सिंपली 20 अधिक है ना, तो 120 इंटू 100। ठीक है, 20 छक्के और ये 2 3 जा 250, मतलब 50/3, मतलब 16/2/3% जो है वो बी की सैलरी ए से कम होगी। इसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, एक दूसरे से इतना कम प्रतिशत कम है तो पहला कि कितना प्रतिशत अधिक होगा कम होगा, तो आपको पहला वाला जो प्रतिशत अधिक या कम में दिया हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्शन हम लोग काम करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेकेंड मेथड को मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य ये था, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि अगला क्वेश्चन है कि यदि m और n पूर्णांक हो, ताकि m बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि m⁴n जो है 121 है, अगर ये m क्या है, m अगर -1⁴n+1 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि m⁴n है, मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है ना। तो यहाँ पे m के प्लेस पे 11 है, n के प्लेस पे मतलब ये हो गया हमारा m का वैल्यू और ये हो गया हमारा n का वैल्यू, है ना। तो अब m-1 करना है हमें, तो m-1 करना है तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर n+1 करना है मतलब 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 11 - 1 10। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान, 1000 हो गया सॉल्व। कितना सिंपल था। इसका आंसर जो होगा वो हो गया आपका 1000, ये वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस कंसेप्ट को समझते जाना है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और कुछ क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए, और 20 जैसे कि जीएसएससी में 20 पूछा जाता है तो 20 का 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके एकदम आपको वहीं पता चल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा 20 में 20 क्वेश्चन मैंने सही करके आया है। क्योंकि 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिएगा आंसर आएगा तो सही होगा, अगर सॉल्व करिएगा आंसर नहीं आएगा तो गलत हो गया आपका। तो वहीं पर आप पता कर सकते हैं कि मेरा 20 में 20 सही है या गलत हो गया एक आध क्वेश्चन। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 20 में आप कम से कम 18 तो ज़रूर सही कर ले जाएंगे, बशर्ते आप मेरा वीडियो जो है शुरू से अंत तक हर वीडियो को देखें। और एग्जामिनेशन से पहले आपके मैथमेटिक्स को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप भरोसा रखिए आपका स्कोर मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 20 जरूर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक एवं बाह्य परिधियों क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है। अब देखिए, 2 संकेंद्रित वृत्त है, मतलब क्या, ऐसा संकेंद्रित या कंसेंट्रिक सर्किल उसको बोलते हैं जिसका सेंटर एक ही हो। जैसे एक मान लीजिए सर्किल ये है, ठीक, और दूसरा सर्किल मान लीजिए ये है, ऐसा है ना। दोनों का ये जो है सेंटर एक ही होगा। ये अंदर का सर्किल है, इसका मानते हैं हम कि रेडियस स्मॉल r है,
इसका मानते हैं रेडियस हम कैपिटल आर है। कैपिटल आर मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, स्मॉल आर मतलब ये ओ है सेंटर, तो यहाँ से लेके ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ठीक है, हमें पूछ रहा है क्या, पहले देखिए चक्र की चौड़ाई, मतलब ये जो है हमें पूछ रहा है चक्र की चौड़ाई। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो कितनी चौड़ाई है ये, तो आपको पता है ये आर है, ये आर है, तो आप देखिए हमें आर माइनस आर पता करना है, ये हमारा आंसर होगा। यानी आउटर सर्किल का जो रेडियस है उसमें से हम इनर सर्किल का रेडियस माइनस कर देंगे तो वही इसका चक्र की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, वृत्ताकार चक्र की आंतरिक एवं बाह्य परिधि, आंतरिक परिधि 264 मीटर और बाह्य परिधि 352 मीटर, मतलब परिधि बाह्य परिधि 352, आंतरिक परिधि कितना है 264। आपको पता है कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो बाह्य परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। ठीक, और आंतरिक परिधि हो जाएगा हमारा कितना 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर। अब देखिए या तो हम प्रॉपर इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें, है ना, सॉल्व कर लें, उसमें से माइनस कर, क्योंकि आर तो नहीं पता है हमें, तो आर तो रहेगा ही, और फिर माइनस करके मतलब जो भी आंसर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर इसको हम माइनस कर दें सिंपल, देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 352 माइनस 264 हो जाएगा, 352 में 264। ऐसा हमने इसीलिए किया कि 2 पाई जो है ना दोनों में कॉमन है, हम देख रहे हैं, तो हमारा 2 पाई जो यहाँ पे कॉमन हो गया, ये हो गया हमारा आर माइनस आर। ठीक है, अब देखिए 352, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, ये बचा हमारा 4, 14, 14 में से 6 गया 8, ये 88 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा आर माइनस आर ही रखे हैं हम, क्योंकि कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें यही तो चाहिए ना, इसलिए हमने ऐसे किया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए आर ये हो गया हमारा 88 अपॉन 2 पाई, 2 पाई मतलब यहाँ तो 22 हो गया, यहाँ 7 हो जाएगा, ये रहे यहाँ 22 यहाँ 7। अब देखिए ये 22 4 जा 2 जा, तो आंसर हो गया डायरेक्ट 14 मीटर, है ना। मतलब यही हमारा, मैंने पहले इसलिए कर लिया था कि हमें आर माइनस आर चाहिए, ये चौड़ाई निकालनी है चक्र की, तो ये यहाँ पे ये आर है, ये आर, ये आर हो गया स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो आर में से स्मॉल कैपिटल आर में से जब स्मॉल आर माइनस कर लेंगे तो हमें चक्र की चौड़ाई निकल जाएगी। इसीलिए हमने उसी तरह से इसको सेट किया ताकि हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, और 14 मीटर जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आज बस यही रखते हैं और जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।